This conference will now be recorded. क्लोजिंग एंट्रीज। एक बात याद रखें, हम जो ट्रांजैक्शन से एंट्री पास करते हैं उसको हम कहते हैं जर्नल एंट्री। जब एक ट्रांजैक्शन से एंट्री पास की जाती है उसे कहा जाता है जर्नल एंट्री। फिर अगर कोई एंट्री मिस हो जाए या गलत हो जाए, कोई एंट्री मिस हो जाए मतलब आप भूल जाओ पास करना, या फिर गलत हो जाए, उसको सही करने का नाम कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री। यानी जो हम पहली दफा एंट्री पास करते हैं, जिसे आप बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आगे जाकर हम पढ़ेंगे, उसको कहा जाता है जर्नल एंट्री। वो हम पढ़ चुके हैं। एडजस्टिंग एंट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों ने, यानी टाइम खत्म हो गया तो आप बाद में पता चला था कि आपने कुछ एंट्रीज ही नहीं पास की, या अगर कोई एंट्री पास की है तो कोई एंट्री आपसे गलत हो गई है, उसको आप सही करने लगे हो, तो हम उसको कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री। और जो क्लोजिंग एंट्री होती है, अब सबसे पहले इसके बारे में सुन लें कि क्लोजिंग एंट्री हमेशा पीरियोडिक सिस्टम में हुआ करेगी इन्वेंट्री के केस में। पीरियोडिक सिस्टम में हुआ करेगी इन्वेंट्री के केस में। और उन तमाम चीजों की क्लोजिंग एंट्री पास होती है जो चीजें स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में आती हैं। ये एक तो पीरियोडिक सिस्टम में एंट्री पास होती है, और उन तमाम चीजों की एंट्री पास होगी जो किस में आती हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में। ओनली आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम मतलब तमाम इनकम और एक्सपेंसेस की, तमाम इनकम और एक्सपेंसेस की, और साथ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की भी, क्योंकि एसओसीआई के अंदर तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी आता है। मतलब एक तो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर ये एंट्री पास होती है, और दूसरा तमाम स्टेटमेंट होती सिर्फ किसकी है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम की। मैं भी सिर्फ क्लोजिंग एंट्री के बारे में बता रहा हूं, ये नहीं बता रहा कि इन्वेंट्री के अंदर क्लोजिंग एंट्री क्या होती है। तो आए जरा क्लोजिंग एंट्री को देखते हैं। आपको याद होगा कि जर्नल एंट्री यहां पर मैं पास करता हूं, और यहां पर मैं उसकी क्लोजिंग एंट्री पास करता हूं। परचेज की एंट्री क्या पास होती है, परचेज टू कैश या अकाउंट पेएबल। परचेज टू कैश या अकाउंट पेएबल। इस जर्नल एंट्री के अंदर एसओसीआई की आइटम कौन सी है, दोनों है या इनमें से कोई एक है। इस जर्नल एंट्री के अंदर एसओसीआई की कौन सी आइटम है, सिर्फ परचेजेस। तो इसकी क्लोजिंग एंट्री पास होगी जनाब एसओसीआई डेबिट परचेज क्रेडिट। एसओसीआई डेबिट परचेज क्रेडिट।
अभी ना मैं सिर्फ एंट्री आप भी पता बनाते जाओ और फिर उसके बाद हम देखेंगे फोकस करके कि एक्चुअल में क्लोजिंग एंट्री में हो क्या रहा है। सेल की अगर हम जनरल एंट्री देखें, पेपर में ऐसा नहीं होता कि आपने दोनों पास करनी है, पेपर में जो कहेगा वही एंट्री पास करेंगे। अरम भाई यहां से ही मेन स्टार्ट कर रहे हैं, मेन हम क्लोजिंग एंट्री सीख रहे हैं वो यहां से ही स्टार्ट हो रही है। हाँ जी, सेल की एंट्री होती है कैश टू सेल, ये इसकी जनरल एंट्री होती है, या अकाउंट रिसीवेबल टू सेल। इसकी क्लोजिंग एंट्री भला क्या पास होगी, इसकी क्लोजिंग एंट्री भला क्या पास होगी, सेल्स टू एसोसिएट, सेल्स टू स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। डन। सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री पास होती है, सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न टू अकाउंट रिसीवेबल या कैश। और अगर मैं इसकी क्लोजिंग एंट्री पास करूं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम टू सेल्स रिटर्न। एक्चुअल में हर तरह का एक्सपेंस और हर तरह की इनकम हम ट्रांसफर कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम को, और उसके अंदर होनी यही चीजें ट्रांसफर है। अगर मैं परचेजेस की बात करूं, सॉरी परचेज रिटर्न की, तो उसकी एंट्री पास होती है अकाउंट पेएबल टू परचेजेस रिटर्न। और अगर मैं उसकी क्लोजिंग एंट्री की बात करूं, तो परचेज रिटर्न डेबिट स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम क्रेडिट। अगर मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री की, डेप्रिसिएशन तो अभी आपने नहीं पढ़ा, रेंट की बात करता हूं, रेंट टू कैश, तो इसकी एसोसिएट की एंट्री क्या पास होगी, सॉरी क्लोजिंग एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम टू रेंट। आखिरी एंट्री बताने लगा हूं और उसके बाद खत्म करने लगा हूं। डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या पास करोगे, पहले तो कोई बताए मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री। यहां पर वैसे ये पता चलता है कि किसको पता है डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री। कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, रिदा फातिमा ने कहा है ना। रिदा बेटा जरा फोकस करे, फोकस। अकाउंट रिसीव्ड की एंट्री देखते हैं कौन सही बताता है। लो जी, जो सो रहे हैं वो भी जाग जाएं। अरहम सलीम, तला अफजाले का डिस्काउंट टू कैश, ना 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 ना, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री पूछ रहा हूं। ओ भाई डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम है, अल्लाह ले और आप उसको डेबिट करी जा रहे हो। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, माशाअल्लाह, इंतहाई आसान एंट्री, इंतहाई आसान एंट्री, और किसी की भी नहीं अभी तक ठीक। अरहम सलीम की भी गलत। हुए हुए हुए, 1 मिनट में नाम लेकर गलत बताऊंगा ना जी। सबसे पहले रिदा ने कहा, वो भी मुझे लगता है गलत है। जुबैर रजाक ने सही एंट्री बताई है, बस जुबैर रजाक ने अभी तक। आप जरा ये तो देखें, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री होती है अकाउंट पेएबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड।
अकाउंट पेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आप लोगों ने ना अक्सर डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री पास की हुई है कंबाइन, कंपाउंड एंट्री, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं है कि अलग डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री कैसे पास करते हैं। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, क्रेडिट हो जाएगी, और डिस्काउंट रिसीव्ड से हमें पैसे नहीं मिलते, वो बल्कि हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है। एक शख्स ने हमें 5,000 देना था, उसने हमें 4,000, सॉरी हमने देना था, उसको 4,000 देकर मामला सेटल कर दिया, तो एंट्री ये पास हुई, अकाउंट पेबल 5,000 से डेबिट, कैश 4,000 से क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 से क्रेडिट। क्या ये एंट्री के अंदर सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड निकालोगे तो वो बनेगा 1,000 से। ये तो लेवल हो गया। मैं समझ रहा था, ये तो मैं तो बताने नहीं जा रहा था, मैंने कहा ये तो सबको पता होगा। वो अभी तक ये बात मुझे लगता नहीं समझ लगी, हजम नहीं हुई आप लोगों को बात। कितने लोगों को हजम हुई है? कितने लोगों को ये बात हजम हुई है? अच्छा जी, एक बंदे को तो समझ लग गई है। चले चले, मतलब समझ लग गई है। ओके, अगर समझ लगी है फिर ठीक है, अगर नहीं समझ लगी तो फिर हम इस पर टाइम फिर मजीद लगा देंगे। चले जी, अब आ जाओ जरा डिस्काउंट रिसीव्ड की क्लोजिंग एंट्री। डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्रेडिट। अब मैं क्लोजिंग एंट्री को एंड करने लगा। क्लोजिंग एंट्री एक्चुअल में ये होती है कि जितने इनकम और एक्सपेंसेस हमारे साल के दौरान हुए हैं उनको हमने ट्रांसफर करना होता है अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ओके, तमाम जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस की वजह से जितने भी एक्सपेंसेस हैं उससे एसओसीआई डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस की वजह से एसओसीआई डेबिट, और वो बजाते खुद जो एक्सपेंस है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पहले एक्सपेंस डेबिट हुआ होता है, पहले एक्सपेंस डेबिट हुआ होता है और फिर एक्सपेंस क्रेडिट होके ट्रांसफर हो जाता है इनकम स्टेटमेंट। और हर तरह की इनकम डेबिट हो जाएगी क्योंकि वो क्रेडिट होती है, और उससे एसओसीआई क्रेडिट हो जाएगा। तो एसओसीआई जब भी डेबिट हो रहा हो मतलब एक्सपेंस का जिक्र हो रहा है। जिंदगी में किसी भी जगह स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम डेबिट हो रहा होगा, इसका मतलब है किसी एक्सपेंस का जिक्र हो रहा है। और अगर एसओसीआई किसी भी जगह क्रेडिट हो रहा हो तो समझ जाना कि किसी इनकम की बात हो रही है। एसओसीआई डेबिट तो एक्सपेंस, एसओसीआई क्रेडिट तो इनकम। डन? चले जी, अब आते हैं हम अपने IS2 के अंदर। पहले मैंने आपको जर्नल कॉन्सेप्ट बताया है कि क्लोजिंग एंट्री होती क्या है। हर इनकम या एक्सपेंस को ट्रांसफर करते हैं इनकम स्टेटमेंट में। इसमें कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट की एंट्री पास नहीं करते क्योंकि वो एसओसीआई के अंदर जाते ही नहीं है। अब रिलेटेड टू IS2 में क्लोजिंग एंट्री कैसे आती है नॉर्मली? वैसे आप सारी अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हैं, लेकिन हमने इसकी एक कंपाउंड एंट्री सीखी कि सेल्स बाय नेचर क्रेडिट होता है, इसमें हम डेबिट कर देंगे। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, हम उसको डेबिट कर देंगे।
ओपनिंग स्टॉक भी क्रेडिट, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, तो ये चीजें नॉर्मली इसके अंदर होती हैं, हम इनको डेबिट कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे, सेल्स रिटर्न को भी क्रेडिट कर देंगे, परचेजेस को भी क्रेडिट कर देंगे। इनको बारी बारी डेबिट क्रेडिट करने की बजाय एक ही कंपाउंड एंट्री पास कर लेंगे, और उसके बाद जो इनका फर्क होगा, अगर क्रेडिट साइड पर आएगा तो इसका मतलब है नेट इनकम है, या ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, और अगर ये डेबिट साइड पर होगा तो इसका मतलब है हमें लॉस हुआ है। यानी एक ही साइड पर किसी जगह आएगा, डेबिट साइड जो चीज आएगी वो हम लिख लेंगे, जो चीज नहीं आएगी वो लिखेंगे ही नहीं। क्लियर होगी बात जनाब जी? हाँ जी जनाब, यहां तक सबके लिए ओके है तो आगे चलते हैं। चलें जी, अब आ जाओ सवाल पे। परवाह आपके तो काफी सारे लेक्चर मिस है मुझे लगता है, वो कैसे कवर करोगे, या सारे ओके हैं? अच्छा ले लिए हैं, चलें बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी इसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक ईद के बाद होना है, इसलिए हो सकता है कि कल आप लोगों को ऑफ कर दिया जाए, बल्कि अगले सारे दिन ऑफ करके जो आपके टेस्ट की तैयारी करवाई जाए। एक टेस्ट मैंने लेना है जिसमें IS2 का टेस्ट है, IS2 का टेस्ट होगा आपका ईद के बाद इंशाअल्लाह। वैसे तो ईद पे आपने पढ़ना तो है नहीं, प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं अभी कॉलेज ओपन नहीं हो रहे मेरे भाई, कॉलेज ओपन होने के कोई चांस नहीं है करीब करीब तक, इसलिए तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है? और अगर आप लोगों ने पढ़ना है ड्यूरिंग दिस वीक तो एक टॉपिक मैं करवा सकता हूं, बस ईद के दिन छुट्टी अगर करना चाहो तो, लेकिन मैं कहता हूं कि यार नहीं, खुशियां भी जम के मनाओ और पढ़ो भी जम के, ठीक है? खुशियां भी जम के मनाओ। मैं तो कहता हूं कल से ही आपका मेरी तरफ से ऑफ है, और आप सुकून से अपना टाइम एंजॉय करो, लेकिन उसके बाद जब इंशाल्लाह मंडे को स्टार्ट करेंगे तो फिर मंडे से जान मारने यानी अपनी तैयारी शुरू करें, प्रॉपर तैयारी जिसे हम कहते हैं, ठीक है? तो उसमें हमारा IS2 हो चुका है। IS2 आपने खुद अब तैयार करना है, असाइनमेंट 2 आपके पास हैं, दोनों को कुरेद कुरेद के पढ़ना है। जो बात नहीं समझ लगती इंटरनेट पे जाओ, गूगल करो उसको, अगर बात बिल्कुल ओके हो जाती, क्योंकि हर जगह पर डिफरेंट स्टाइल से लिखा होता है, और अगर बात नहीं ओके होती तो फिर मेरे साथ राबता करो। हाँ, गूगल पे जाना है किसी और, अक्सर मैं एक बात बताता हूँ कि कुछ लोगों के पास ना डिफरेंट टाइप की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, उस रिकॉर्डिंग से इंसान को ऐसा लगता है कि अच्छा सुन लूंगा सुन लूंगा सुन लूंगा, और ये सुनने के चक्करों में पेपर सर पे आ जाते हैं, ठीक है? चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। IS2 प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये हमारा टेस्ट होगा। उसके बाद फिर तो आपका हर वीक में जो प्रॉपर पहले हम टेस्ट लेते हैं, अब प्रॉपर टेस्ट हुआ करेगा, क्योंकि ये टॉपिक तो हमारे टेस्ट के लिए तैयार है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, 50% हमारा हो गया, 50% अभी रहता है, वो होगा IS16 के बाद। और IS16 इसके फौरन बाद, ईद के बाद IS16 शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह ईद पर, कॉलेज ओपन होने से पहले ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी रह जाएंगे छोटे छोटे टॉपिक, वो तो 2-2 दिन के टॉपिक्स हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं।
सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आए जी। जीटी यूजेस पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड, और ये क्लोजिंग एंट्री का जब भी जिक्र आएगा पीरियोडिक ही मिस होगा। रिक्वायरमेंट है 10 नंबर का, ये सवाल है 2017 में स्प्रिंग आइटम में, ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से आया था। कंप्यूट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी है एज वुड अपेयर इन जीटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द मंथ। डन। कहता है बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक की कौन सी वैल्यू जाएगी। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी वैल्यू जाएगी। चले जी आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट, फिर वो कहता है प्रिपेयर नेसेसरी स्टॉक टेकिंग के भी क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन किए तो हैं स्टॉक टेकिंग के मेरे भाई, स्टॉक टेकिंग के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर हमारा स्टॉक टेकिंग का ही था और उसके हमने क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, हाँ जी 3 किए हैं और इस असाइनमेंट के अंदर भी ढेर सारे क्वेश्चन है, वो आप करोगे खुद ही। उसके बाद कहता है प्रिपेयर नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ फेब। तो 2 पार्ट हैं पेपर में, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपके पेपर के हर पेज के ऊपर 3 बॉक्स बने होंगे। जैसे पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 2 था और हम इसका ए पार्ट करने लगे हैं, तो बिजनेस का नाम है जल्मी ट्रेडर है शायद, जल्मी ट्रेडर्स। यहां पर हम लिखने स्टॉक वैल्यूएशन या वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और किस डेट का है, और जमील लिख लो और जल्मी लिख लो, एक ही बात है। किस डेट क्या है, फॉर द मंथ एंडेड 28 फेब, फॉर द मंथ ended 28 Feb 2017। आपको याद होगा पीरियोडिक सिस्टम में अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां पर हम लिखेंगे यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, NRV पर यूनिट, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। डन। तो यही होता है ना क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मेट हमारा, क्योंकि उसने पहले क्या क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करो। वेटेड एवरेज मेथड है, वेटेड एवरेज के अंदर हमें रेट फाइंड करना पड़ता है। आ जाए जरा, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं, सेल्स हैं, परचेज रिटर्न है, फिर परचेजेस हैं, ड्राइंग्स हैं, सेल्स रिटर्न है, सेल्स हैं, और क्लोजिंग स्टॉक भी बताया हुआ है। हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वरना हमें ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को ऐड कर लेते हैं और जो यूनिट सेल होते हैं हम उनको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट आ जाते हैं। यहां पर अब जरा गौर से पढ़ना, एज पर फिजिकल इन्वेंट्री कैरिड आउट एट मंथ एंड
315 units were found short. Done. 315 यूनिट हो गए शॉर्ट। इस 3715 में से। डन होगी बात। फिर वो कहता है 400 यूनिट्स वर फाउंड डैमेज्ड। आउट ऑफ डैमेज यूनिट्स 300 यूनिट्स कैन बी सोल्ड 140 रुपीज पर यूनिट आफ्टर बीइंग रिपेयर्ड एट कॉस्ट रुपीज 20 पर यूनिट। लो जी, 400 यूनिट डैमेज हुए हैं, उसमें से भी 300 यूनिट बिक रहे हैं और 100 यूनिट की कोई और वैल्यू। यानी वो कहता है, फिर आगे वो कह रहा है रिमेनिंग यूनिट्स हैव नो सेल वैल्यू। जो 100 यूनिट्स हैं उनकी कोई सेल वैल्यू है ही नहीं। उसके बाद आ जाते हैं गुड यूनिट। टोटल हमारे पास है 3715। तो गुड यूनिट बाकी कितने बच गए? 3000। इसकी अगर आप गौर फरमाएं कॉस्ट, क्योंकि अगर होता ना FIFO मेथड तो जो नीचे से परचेजेस पड़ी होती वही रेट ले लेते। अब मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। मेथड कौन सा है? वेटेड एवरेज मेथड। तो हमें एवरेज रेट लेना पड़ता है, वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। एनआरवी इसकी हम फाइंड कर चुके हैं। अगर आप गौर फरमाएं शॉर्ट यूनिट की कोई एनआरवी नहीं होती। 300 यूनिट की एनआरवी 120 निकली। कैसे पता चला? 140 पे बिक सकता है और 20 रुपए उसके ऊपर रिपेयर एक्सपेंस आ रहे हैं, तो 120 माइनस, और जो लेटेस्ट सेल चल रही है वो 160 पे चल रही है। नॉर्मल सेल प्राइस जो लेटेस्ट चल रही है, लेटेस्ट, वो 160 है। और आपको पता है गुड यूनिट की हमें एनआरवी फाइंड करने की जरूरत ही नहीं होती। गुड यूनिट की एनआरवी अगर आप ना भी फाइंड करो तो भी काम चल जाता है, क्योंकि उसकी हमेशा कॉस्ट कम होती है। अब हम फार्मूले पर लगाते हैं और इसकी कोई सेल वैल्यू नहीं है 100 यूनिट। आ जाओ जरा रेट फाइंड कर लें, एवरेज रेट। कौन मुझे फार्मूला लिखवाएगा? एवरेज रेट का फार्मूला कौन लिखवाएगा? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस नेट परचेज्ड उसकी वैल्यू ओवर ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स प्लस नेट परचेज के यूनिट। डन होगी बात। तो हम एक ही बार इकट्ठे ऐड करके ले आते हैं इसको। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू यूनिट्स लिख लो यहां पे, रेट और वैल्यू। ओपनिंग स्टॉक भी क्योंकि इसके अंदर ऐड करते हैं तो उसको भी साथ ही इसमें लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 4500 यूनिट्स पड़े हैं 120 के हिसाब से। 4500 यूनिट्स हैं 120 के हिसाब से। वैल्यू बाद में देख लेते हैं। 540,000 चले बता दिया तो आप लिख लेते हैं 5। फिर उसके बाद परचेज किए 2700 यूनिट 125 के हिसाब से। 2700 यूनिट 125 के हिसाब से कितनी वैल्यू आ गई? 337,500।
नेक्स्ट परचेज रिटर्न 255 यूनिट 255 यूनिट 120 वाले ये अमाउंट बता दें 30600। फिर आ जाओ जनाब परचेज 2650 130 के हिसाब से जी 344,500। बाकी के कैलकुलेटर जो बैठे हैं बंदे उनके कैलकुलेटर्स को क्या कोई एतकाफ में बिठा दिया है? सबने के बाद क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद ड्राइंग्स, इसके बारे में सुन ले बात। अगर ड्राइंग्स का रेट गिवन हो तो उसको भी इधर ही एडजस्ट कर लिया करो, और अगर रेट ना गिवन हो तो जाकर कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट किया करो। दोबारा सुन ले बात। अगर ड्राइंग्स का शॉर्टेज का ऐसी चीजों का आपको क्वेश्चन के अंदर रेट अवेलेबल हो तो उस रेट को यहां पर ही एडजस्ट कर लिया करो और डायरेक्ट अमाउंट लिख दिया करो। और अगर रेट ना गिवन हो तो फिर जाकर कॉस्ट ऑफ सेल में वो जो माइनस हम करते हैं उधर जाकर पीरियोडिक सिस्टम के अंदर वहां पर कर लिया करो। ठीक है, तो अब रेट गिवन है 180 यूनिट ड्राइंग्स के हैं। ड्राइंग्स 180 यूनिट, कौन से रेट वाले? 125 वाले। कितनी अमाउंट आ गई? 22,500। लो जनाब मुझे यूनिट भी बता दो प्लस माइनस करके और अमाउंट भी बता दो। 4500 प्लस 2700 माइनस 255 प्लस 2650 माइनस 180। जी मेरे भाई 9415 और वैल्यू भी ऐड करके बता दो। 540,000 प्लस 337,500 माइनस 30,600 प्लस 344,500 माइनस 22,500 1168,900। तो 1168,900 डिवाइडेड बाय 9415। जी मुझे रेट बता दें। $124.15। आ जाओ जनाब, कॉस्ट पर यूनिट हमारा आ गया 124.15 और कॉस्ट सब यूनिट्स की सेम होती है एवरेज रेट में। हमने देखना है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, तो जो यूनिट शॉर्ट है वो तो वैसे फारिग हो गए। 300 को मैं 120 से मल्टीप्लाई करूं या 124 से मल्टीप्लाई करूं? जी 120 से लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी 36,000। जो 100 यूनिट है वो तो वैसे फारिग हो गए। 3,000 यूनिट को 160 से मल्टीप्लाई करूं या 124.15 से, तो जरा फिर मल्टीप्लाई करके भी बताएं। अच्छा सबका ये 3 भी मल्टीप्लाई करके भी बताएं। 3000 मल्टीप्लाइड बाय 124.153
372,459 क्योंकि 3 भी हमने लिखा है ना साथ। ये हमारे पास आ गया क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अब बता दो क्लोजिंग स्टॉक टोटल कितना आ गया। इसमें 36,000 ऐड भी कर दो। अच्छा, जिसने 3 नहीं लिखा उसका आंसर कोई और आ रहा है, और जिसने 3 लिखा है उसका आंसर कोई और आ रहा है। ये राउंड ऑफ का चक्कर आप समझ जाओ, राउंड ऑफ का चक्कर चलता रहता है। डन। पहला आपका जनाब 8 नंबर का पार्ट हो गया, 6 नंबर का सॉरी 6 मार्क्स का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं 4 नंबर के पोर्शन पे, क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री अगर पेपर में आपने करना क्या है, नेक्स्ट पेज पे जाना है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, क्लोजिंग एंट्री। IS2 के अंदर क्लोजिंग एंट्री हमारे पास हमें याद है वैसे ही, इसके अंदर सेल्स रिटर्न भी है, इसके अंदर परचेज रिटर्न भी है। हम एंट्री में लिखेंगे क्या, यहां पर लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर लिख लेते हैं सेल्स, यहां पर लिख लेते हैं परचेज रिटर्न। एक लाइन छोड़ देते हैं कि हो सकता है डेबिट और क्रेडिट। फिर यहां पर लिख लेते हैं हम ओपनिंग स्टॉक, यहां पर लिख लेते हैं परचेजेस, और यहां पर लिख लेते हैं सेल्स रिटर्न। ओके होगी बात। क्लोजिंग स्टॉक अभी अभी हमने फाइंड किया, वो कितना है? क्लोजिंग स्टॉक अभी अभी हमने फाइंड किया है जी। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा था? 408,459 408,459 408,459। सेल्स हम जाकर फाइंड कर लेते हैं, आ जाओ जरा, सेल्स फाइंड करने लगे हैं। कैलकुलेटर उठाओ, 2800 मल्टीप्लाइड बाय 150, 2800 मल्टीप्लाइड बाय 150 कितनी अमाउंट आ गई? 420,000। फिर उसके बाद सेल्स आ गई एंड पे 3200 मल्टीप्लाइड बाय 160, 3200 मल्टीप्लाइड बाय 160 512। तो बताओ जनाब किसी और जगह भी सेल्स हैं या नहीं? किसी और जगह सेल्स हैं या सिर्फ यही थी? सेल्स हो गई कंप्लीट, प्लस कर दो इनको। सेल्स रिटर्न अरीबा अलग से उसका एंट्री है ना 932,000। जब सेल्स रिटर्न की हेडिंग अलग से है तो फिर इसमें नेट क्यों करेंगे? यहां पर सेल्स रिटर्न अवेलेबल है तो उधर जाकर लिखेंगे। आ जाओ फिर सेल्स परचेज रिटर्न ढूंढ दो। परचेज रिटर्न 255 मल्टीप्लाइड बाय 120, 255 मल्टीप्लाइड बाय 120 30,600। ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक 540 था, 450 था। ओपनिंग स्टॉक 540 था। परचेजेस पे आओ जरा। परचेजेस में परचेज रिटर्न के अलावा
हर चीज आती है। परचेजेस के अंदर परचेज रिटर्न के अलावा 2700 को 125 से मल्टीप्लाई करो जरा। अभी किया तो हुआ, एक बार दोबारा कर दो। 337,500। फिर परचेज रिटर्न नहीं लेंगे क्योंकि परचेज रिटर्न की अलग अपनी एंट्री है, तो परचेज रिटर्न को यहां पर नहीं लेंगे। नेक्स्ट 2650 को 130 से मल्टीप्लाई करो। 344,500। और ड्राइंग्स इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि एंट्री पास आपको याद होगा, ड्राइंग्स की पीरियोडिक सिस्टम में एंट्री क्या होती है भला? ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। जिस जर्नल एंट्री के अंदर परचेज क्रेडिट होता है मतलब परचेज में से वो माइनस होके आएगा। तो 180 को 125 से मल्टीप्लाई करो तो कितनी वैल्यू आ रही है? 180 को 125 से मल्टीप्लाई करो तो 22,500 माइनस करेंगे। खत्म होगी बात। दोनों वैल्यू को प्लस करो, 22,500 को माइनस करो तो हमारी नेट परचेजेस आ जाएंगी। दोबारा बताएं जरा। 659, अमन का कोई और आ रहा है? दोनों को प्लस करके 22,500 माइनस करना है। 659,500 एंड लास्ट वन इज सेल्स रिटर्न। 300 यूनिट 150 के हिसाब से सेल्स रिटर्न 300 यूनिट 150 के हिसाब से 45,000। लो मेरे भाई, वो तमाम चीजें आ गई जो एसओसीआई के अंदर आती हैं, और जो डेबिट होती है हमने उसको क्रेडिट किया हुआ है, और जो क्रेडिट होती है हमने उसको डेबिट किया हुआ है। बैलेंसिंग फिगर निकालें, इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाले और ये चेक करें डेबिट साइड पर आ रही है या क्रेडिट साइड पर आ रही है। और जैसे हम अकाउंट को नहीं बैलेंस करते वैसे ही करना है। हाँ जी जनाब। क्रेडिट साइड पर आ रही है 118,559, तो किस नाम से आएगी? 118 एसओसीआई के नाम से आएगी। 118,559 स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये आपका प्रॉफिट है या ये आपकी लॉस है? ये आपका प्रॉफिट है। तो ये जनाब आपकी बन गई क्लोजिंग एंट्री। ओके होगी बात? चलें जी, अब आपने एक क्वेश्चन है क्लोजिंग एंट्री का, क्वेश्चन नंबर 12। वो कहता है इसके अंदर एडजस्टिंग एंट्री भी पास करनी है और क्लोजिंग एंट्री भी पास करनी है। 8 नंबर का ये सवाल आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपने करना है, बल्कि अब आपने सारी असाइनमेंट को करना है। रिबन ने कहा है कि इंक्लूसिव, और इंक्लूसिव का मतलब होता है सेल टैक्स उस अमाउंट के अंदर ऐड है, और एक्सक्लूसिव का मतलब है कि सेल टैक्स उसके अंदर ऐड नहीं है। ओके, दो बातें सर। फिर एक बात मेरी बात सुन ले, और तीसरी बात कि अगर वो सेल टैक्स रिफंडेबल है तो वो माइनस कर देंगे, वो वैसी ऐड नहीं होता, और अगर नॉन रिफंडेबल है तो उसको ऐड होना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब है ऐड है, और एक्सक्लूडेड का मतलब है ऐड नहीं है। इसमें ढेर सारी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सबसे पहले यहां पर एक अहद लिखो, और ये अकाउंटिंग के अंदर अहद बड़ा जरूरी है।
जिसे आप कहते हो प्रॉमिस। लिखो जरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब भी अकाउंटिंग का क्वेश्चन करूंगा या करोगी, जब भी अकाउंटिंग का क्वेश्चन करना है, एक दफा बगैर सॉल्यूशन देखे कंप्लीट क्वेश्चन करना है। जब भी अकाउंटिंग का कोई भी सवाल करना है तो बगैर सॉल्यूशन देखे एक दफा मैंने क्वेश्चन लाजमी कंप्लीट करना है, चाहे मुझे क्वेश्चन समझ लगे या ना लगे। ये अहद लिखना है, आपने लिखना है रिटन फॉर्म में। दोबारा मैं बताता हूं कि जब भी मैंने अकाउंटिंग का कोई क्वेश्चन करना है, एक दफा बगैर सॉल्यूशन के क्वेश्चन को हर हाल में कंप्लीट करना है। अपने सिग्नेचर करो। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, अगर मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, सॉल्यूशन को देखने के बाद ही पता चलेगा ना। सॉल्यूशन को देखने के बाद अगर मेरा क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा भी सॉल्व करूंगा, ठीक है। और ये बात मैं ऐसे मजाक में नहीं कर रहा। हमारे फेलियर की रेशो आई कैप के अंदर 50% बच्चे इस वजह से अकाउंटिंग में फेल होते हैं, जो फेल हो रहे होते हैं वो सॉल्यूशन देख देख कर अपने क्वेश्चन हल करते हैं। पहले तो मैं कभी असाइनमेंट के अंदर सॉल्यूशन नहीं दिया करता था, लेकिन अब थोड़ी सी मजबूरी है ऑनलाइन की वजह से। जैसे ऑनलाइन क्लासेस खत्म, सॉल्यूशन खत्म। सॉल्यूशन के बगैर प्रैक्टिस करने वाला अकाउंटेंट होता है, जिसे आप लोग कहते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। अमन ने कहा है कि गुड्स इन ट्रांजिट बता दें। अमन बेटा, गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब ये होता है, गुड्स इन ट्रांजिट के हमारी गुड्स हमने खरीदी है लेकिन अभी पहुंची नहीं है। खरीद ली है, अभी ये पहुंची नहीं है, उसे हम कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे, मतलब कि एग्जामिनर के कमेंट्स लाजमी पढ़ने आप लोगों ने हर हाल में, ताकि पता चले कि लोग क्या करते हैं क्वेश्चन करते हुए, किस हद तक चले जाते हैं, कौन सी गलती करते हैं। जी, आपका ये क्वेश्चन ये तो हमने कर लिया हुआ है अल्फा गैमा वाला, दूसरी असाइनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका हो गया है, 15 भी हो चुका है। यानी ये क्वेश्चन हमने पहले आपने ना आई कैप के पास पेपर ही करने हैं। पहले आपने आई कैप के पास पेपर ही करने हैं। ये असाइनमेंट मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है, एक बंदा असाइनमेंट के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 जी, क्वेश्चन नंबर 11 चैलेंजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 चैलेंज है आप लोगों के लिए आई कैप पास पेपर का। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो चुका है। ये स्टॉक टेकिंग का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 चैलेंज। तो जो आई कैप के पास पेपर है ये तो सारे ही एज इट इज हमारे सिलेबस में मौजूद हैं, ठीक है, एज इट इज सारे। और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप कुछ चीजें हैं हमारे सिलेबस में और कुछ नहीं है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने ये करना है, ठीक है जनाब। ओके जी, अल्लाह हाफिज।